पिछले पार्ट में हमने देखा कि फ्रैंक और उसकी टीम डंजन बॉस से लड़ रही होती है और फ्रैंक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डंजन बॉस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सैली भी अपना अटैक डंजन बॉस पर करती है। तो सैली के अटैक से डंजन बॉस को एक स्क्रैच भी नहीं आता और वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी गाइडो अपने तीर से डंजन बॉस पर हमला करता है और हम देखते हैं कि वो तीर जाकर सीधा डंजन बॉस के कंधे पर लगता है, लेकिन डंजन बॉस की जगह उस तीर के ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर फ्रैंक को पता चलता है कि डंजन बॉस के पास सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि मैजिक स्किल्स भी है। तो वो और ज्यादा घबरा जाता है और कुछ ही देर में डंजन बॉस सैली और गाइडो को भी हरा देता है। और जब डंजन बॉस उन्हें मारने ही वाला होता है तब हमारी कहानी का हीरो क्रोम ह्यूमन फॉर्म में तलवार लेकर बीच में आ जाता है और अपने एक हाथ को शेप शिफ्टर के हाथ में चेंज करके सीधा डंजन बॉस पर अटैक कर देता है, जिससे डंजन बॉस एक ही बार में खत्म हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें बाहर रेबर्ग में एडवेंचरर्स गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एक कहता है, क्या वेस्टर्न केव में डंजन डिजास्टर शुरू हुआ था और तुम ये कह रहे हो कि तुमने उसे मार भी दिया? तुम सच तो बोल रहे हो ना फ्रैंक? और फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक, सैली और गाइडो उन सब के आगे खड़े होते हैं। तो फ्रैंक कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ और आज से पहले मैंने कभी भी लेवल 30 का मॉन्स्टर नहीं देखा था और अगर हमने उस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं किया होता तो अब तक तो ये पूरा का पूरा एरिया ही मॉन्स्टर नेस्ट में बदल गया होता। और तभी वहां एक बूढ़ा इंसान आता है और कहता है, इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि तुम उस मॉन्स्टर के बारे में बता रहे हो, इतने खतरनाक मॉन्स्टर को तुम्हारे द्वारा हराए जाना ये मुश्किल है। और फिर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी गिल्ड मास्टर गार्स होता है। तो फ्रैंक गिल्ड मास्टर को कहता है, उसे हराने वाले हम नहीं हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर भी चौंक जाता है और कहता है, क्या? और मन में सोचता है, अगर इन्होंने नहीं हराया तो फिर इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हराने वाला आखिरकार है कौन? और तभी सैली खुश होते हुए आगे आते हुए कहती है, हाँ फ्रैंक सही कह रहा है, वो तो एक ऐसा नाइट था जो अचानक से आगे आया और डंजन बॉस को एक ही झटके में हराकर वहां से चला गया। तो गिल्ड मास्टर कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि उस एक आदमी ने 30 लेवल के बॉस मॉन्स्टर को हराया है? वैसे ये सब तुम कह रही हो, तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा फ्लावर ही जड़ते रहते हैं और तुम अलग अलग अजीब अजीब सी चीजें मन से बनाती रहती हो। शायद वहां कुछ और ही हुआ होगा और तुमने कुछ और ही देख लिया होगा। तो सैली अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, क्या? और फिर सामने आकर कहती है, पर ये सब सच है। हम एक ऐसे आदमी के द्वारा बचाए गए जिसके सफेद बाल थे और सफेद चेहरा और उसकी आंखें भी बहुत तेज थी। ये सुनकर गाइडो मन में सोचता है, क्या? एक मैनली फेस? और उसके दिमाग में क्रोम का चेहरा आने लगता है, जिसमें उसका चेहरा देखने से ही ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो मरा हुआ हो। तो वो सैली से कहता है, सैली तुम हर चीज को ऐसे बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रही हो? तो सैली कहती है, गाइडो सैन, वो तुम हो जो उसे बुरा दिखाना चाहते हो। मैं तो उसके बारे में सब कुछ सच सच ही बता रही हूँ। तो फ्रैंक कहता है, वैसे हमने भी उसकी थोड़ी मदद की थी, लेकिन अगर बात की जाए मॉन्स्टर को हराने की तो उसमें ज्यादातर काम तो उसी का था। और इधर गिल्ड मास्टर कहता है, मैं फिर भी तुम सब पर विश्वास नहीं कर सकता। तो फ्रैंक एक बड़े मैजिक स्टोन को बाहर निकालते हुए कहता है, आपको कौन कह रहा है कि आप हम पर विश्वास करो? पर हमारे पास सबूत है ये साबित करने के कि हमने डंजन बॉस को हरा दिया है। ये मैजिक स्टोन एक 30 लेवल बॉस का है। और उस मैजिक स्टोन को देखकर वहां सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और वहां एक कहता है, ये मैजिक स्टोन तो सच में बहुत ही बड़ा और चमकदार है। तो दूसरा कहता है, क्या ऐसा सफेद बालों वाला लड़का सच में मौजूद है? ये तो इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा कोई एडवेंचरर सच में एग्जिस्ट करता तो वो पक्का ही फेमस होता। और तुम हमें ये कहना चाहते हो कि ज्यादातर काम उसे हराने में उसी लड़के ने किया था और वो बिना मैजिक स्टोन लिए ही वहां से चला गया? तो एक आदमी कहता है, हो सकता है कि वो थोड़ा शर्मीला आदमी हो और वो किसी के सामने ना आना चाहता हो। तो दूसरा उसे कहता है, और हो सकता है कि वो एक बैटल जंकी हो जिसे सिर्फ लड़ाई ही करना पसंद हो।
और इधर सैली भी कहती है हो सकता है कि वो कहीं दूर से आया हुआ प्रिंस हो जो अपनी ट्रेनिंग के बीच हो, क्योंकि उसके अंदर की ताकत और उसकी स्किल्स किसी नोबल इंसान के जैसी ही लग रही होती है। तो फ्रैंक सैली से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, और मन में सोचता है उस आदमी के पास कोई ना कोई तो कारण रहा ही होगा जो वो किसी के सामने नहीं आना चाहता था, और हम उसके बारे में इतनी ज्यादा बातें फैला रहे हैं, ये उसके लिए गलत हो सकता है। अब हमें उस लड़के को भूल जाना चाहिए। और फिर हमें उन लोगों की भीड़ में कलाइमा दिखाई जाती है जो सोच रही होती है एक 30 लेवल के बॉस के साथ अकेला आदमी लड़ाई कर रहा है। सुनकर तो अब ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई ताकतवर अननोन एडवेंचरर है, और वैसे भी वेस्टर्न केव वही डंजन है जहां मेरा भाई गायब हुआ था। और फिर कलाइमा को उस तलवार की याद आने लगती है जहां पर क्रोम का मैसेज होता है, और वो अपनी तलवार को हाथ में पकड़ते हुए कहती है मैं तो बस यही आशा करती हूँ कि वो डंजन डिजास्टर के बीच में ना आ गया हो। वैसे भी अब जब डंजन बॉस हार गया है तो अब वहाँ कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो अर्थ के नीचे से माना को एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए वहाँ बहुत ही कम मॉन्स्टर अपीयर होंगे, और वहाँ एक नया बॉस आने में कुछ साल तो लगेंगे ही। और जब वहाँ कोई बॉस नहीं है तो वो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित जगह हो गई है। क्या मुझे वहाँ जाकर उसे वापस से ढूंढना चाहिए? और फिर हमें एक दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैजिक स्टोन्स बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। वहाँ फ्रैंक ने अपना बड़ा मैजिक स्टोन बेच दिया होता है, और वो अपने हाथ में पैसों की पोटली लेकर कहता है ये सच में बहुत बड़ा रिवार्ड है, अपनी जान को खतरे में डालने के बदले बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। तो गाइडो कहता है इतने पैसों से तो मैं हमारे सारे कर्जे उतार दूंगा और हम नए इक्विपमेंट भी ले पाएंगे, और ये सब कुछ होने के बाद भी शायद हमारे पास कुछ इतने पैसे बच जाए कि हम कुछ लग्जीरियस चीजें खरीद पाए, पर फिर भी ये किसी इंसान की जिंदगी के बराबर की कीमत नहीं रख सकता। और सैली कहती है हमने तो उस मैजिक स्टोन को बेचकर बहुत पैसे कमा लिए हैं, लेकिन उस आदमी का क्या? मैं तो सच में बस यही चाहती हूँ कि वो डंजन के अंदर सुरक्षित हो। तो फ्रैंक कहता है हे सुनो, हम आखिरकार कर भी क्या सकते थे? वो तो बिना हमें कुछ कहे सीधे ही भाग गया, और वो भविष्य में कभी आकर हमसे इस बारे में पूछेगा तो शायद हमें उसे इसका कुछ हिस्सा देना होगा। तब तक तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि शायद वो इन सब चीजों को चाहता ही नहीं था। इन पैसों को 3 भागों में बांटने के बाद ये हिस्सा गाइडो का है और ये दूसरा हिस्सा सैली का, और ये थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मैं सैली को दे रहा हूँ। तो सैली शौक होते हुए कहती है फ्रैंक मैं इतने पैसे नहीं ले सकती, सच में ये बहुत ज्यादा है। तो फ्रैंक हंसते हुए कहता है रख लो, वैसे भी तुम बहुत समय के बाद वापस से अपने घर जा रही हो तो तुम्हें वहाँ पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, पर वहाँ थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अब वैसा काम नहीं करता जैसा कि यहाँ काम करता है। तो सैली जल्दी से अपना सर झुकाते हुए कहती है थैंक यू फ्रैंक सैन, मैं इसके लिए आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद कहती हूँ, और शायद किसी दिन मैं तुम्हारी इस दया का 10 गुना वापस लौटाऊंगी। तो फ्रैंक कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और सैली उन्हें बाय करके वहां से जाने लगती है। तो फ्रैंक भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसे बाय करता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे गाइडो अपने सीरियस लुक में खड़ा होता है और कहता है ये लड़की वहां जाकर जितना भी पैसा इसने कमाया है वो चर्च में डोनेट करना चाहती है, जिस चर्च ने इसको पाला है, और बेसिकली कहा जाए तो ये अपने सारे पैसे वहां बर्बाद करने वाली है। सच में कितनी ज्यादा स्टूपिड है ये। सैली की दया भावना और तुम्हारी महानता भरी बातें, मैं सच में इन सब से थक चुका हूँ। तो फ्रैंक कहता है ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी के अंडरग्राउंड का माना और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और कुछ ज्ञानियों की रिसर्च के अनुसार कुछ ही सालों में ये पूरा का पूरा किंगडम ही डंजन द्वारा निगला जाएगा। ये शायद मीनिंगलेस हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर फाइट करते हैं और उससे मिले पैसों को डोनेट कर देते हैं जो कि हमने डंजन डिजास्टर से कमाए होते हैं, पर हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत है।
जिसकी वजह से हम मदद करने से पीछे नहीं हट सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मीनिंगलेस है और शायद ये पूरा भी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुम इसी बात के लिए ही तो उस बॉस से फाइट करने के लिए तैयार हुए थे। तो गाइडो कहता है लेकिन उस टाउन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अब उस टाउन की मदद करना बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। तुम तो जानते ही होगे कि उस जगह को अब क्या बुलाया जाता है, द रूइंड सिटी ओल्डफील्ड। सैली को अब इससे आगे बढ़ना चाहिए और उस सिटी को भूल जाना चाहिए। और फिर हमें क्रोम को दिखाया जाता है जो अपने शेप शिफ्टर की फॉर्म में हंटिंग कर रहा होता है और वो डंजन में गारगोयल्स को मार रहा होता है जिससे उसे 36 एक्सपी पर गारगोयल मिलती है। तो वो अपने स्टैट्स देखते हुए कहता है मैं आज पूरे दिन से मॉन्स्टर हंटिंग कर रहा हूँ, इससे मैं ताकतवर तो हो रहा हूँ लेकिन मैं अब और ज्यादा लेवल अप नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि क्रोम की स्टेटस विंडो में दिखाया जाता है कि उसका लेवल अभी भी 25 पर है। तो क्रोम कहता है लगता है कि इस डंजन के लिए ये लेवल ही लिमिट है और मैं यहाँ और ज्यादा लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। और अब तो यहाँ बॉस भी मारा जा चुका है तो यहाँ बेरली ही कोई और मॉन्स्टर आएगा। और जैसे जैसे यहाँ वक्त गुजरेगा वैसे ही एडवेंचरर्स यहाँ आएंगे और मैजिक स्टोन इकट्ठा करेंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि बॉस मरने के बाद अब यहाँ ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है और मैजिक स्टोन इकट्ठा करना यहाँ बहुत ज्यादा सरल काम है। बेसिकली मेरे पास अब यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं बचा है, मुझे यहाँ से निकलकर कोई दूसरा डंजन ढूंढना होगा ताकि मैं अपना लेवल और हाई लेवल पर पहुंचा पाऊं। और मन में ही सोचता है मुझे वापस ह्यूमन सोसाइटी में जाने की जरूरत है ताकि मैं वहां जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊं। वैसे मैं चाहता था कि मेरा लेवल थोड़ा सा और हाई हो जाए ताकि मैं मास्कुरेड स्किल को और ज्यादा देर तक मेंटेन कर पाऊं, पर अब लगता है मुझे अपने इसी लेवल के साथ ही सिटी की ओर बढ़ना पड़ेगा। मैं कमाइला के पास वापस जाना चाहता हूँ पर कैपिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां मेरा भेद खुल सकता है। वैसे तो मैं ह्यूमन फॉर्म ले सकता हूँ लेकिन मैं अपने फैंक्स को बिल्कुल नहीं छुपा पाता और मेरे चेहरे पर ये मार्क्स, मैं इन्हें अंधेरे डंजन में तो छुपाकर मैनेज कर सकता हूँ लेकिन एक शहर वहाँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे लिए बाहर कोई ना कोई तो अच्छा सा टाउन मिल ही जाएगा। और तभी उसे डंजन में आने से पहले की बात याद आती है जहाँ उसका साथी कह रहा होता है तुम अपने सामान को ओल्डफील्ड टाउन में ले जाना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कितनी अच्छी है पर मुझे वहां से कोई लेना देना नहीं है। तो क्रोम उससे पूछता है क्या ओल्डफील्ड सच में इतनी बुरी जगह है? तो उसका साथी उसे बताता है ऑफ कोर्स वो जगह बिल्कुल खत्म सी हो गई है। डंजन डिजास्टर की वजह से उस सिटी का इतना बुरा हाल हो गया है कि अब तो तुम उसे सिटी भी नहीं कह सकते। वो एक ऐसी जगह है जहां कोई भी किसी की भी डेड बॉडी की कोई कदर नहीं करता और वहां सड़कों पर ही मॉन्स्टर घूमते रहते हैं। तो क्रोम सोचता है अगर वहां पर ऐसी ही बात है तो फिर मैं वहां जा सकता हूँ। जब वो लोग इतने ही बुरे हैं तो मेरे जैसे सस्पिशियस आदमी पर नहीं ध्यान देंगे। और अगर मैं ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊं और कुछ कपड़े अपने मुंह को ढकने के लिए ले लूं और समय समय पर अपने माना पॉइंट्स को रिकवर करता रहूं तो मेरी मास्कुरेड टेक्निक भी लगातार काम करती रहेगी और मैं वहां जाकर कुछ मैजिक स्टोन्स भी बेच सकता हूं जो कि मैंने यहाँ मॉन्स्टर को मार कर पाए हैं। फिर क्रोम को बाहर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वो बहुत समय के बाद डंजन से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पर धूप गिरती है। तो वो कहता है चलो फिर चलते हैं, अब मैं रूइन सिटी में घुसने की कोशिश करता हूँ। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें ओल्ड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं लेकिन वहां हर जगह टूटी फूटी दीवारें दिख रही होती है और क्रोम भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वहां आ गया होता है और वो कहता है तो ये वो रूइन सिटी है जिसके बारे में मैंने इतनी सारी बातें सुनी थी। जब यहाँ डंजन डिजास्टर हुआ था तो कंट्री ने इस टाउन को अबैंडन कर दिया था। इस टाउन की तो सच में उतनी ही बुरी हालत है जितनी कि मैंने रूमर्स में सुनी थी। यहाँ के लोगों को तो सच में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वैसे तो मेरा यहाँ आना एक टेस्ट की तरह है और मुझे यहाँ टाउन में मास्कुरेड टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है और लोगों से जानकारी इकट्ठा करके एक डंजन को ढूंढना है। पर फिर भी मुझे यहाँ लोगों के बीच आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर यहाँ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे यहाँ कोई कपड़े खरीदने होंगे ताकि मैं अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक पाऊँ। इस वक्त मैं अपने मास्कुरेड टेक्निक को सिर्फ 6 घंटे ही मेंटेन कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक ऐसी जगह भी ढूंढनी होगी जहाँ मैं वापस से मॉन्स्टर फॉर्म में आकर माना पॉइंट को रिकवर कर पाऊँ। इसलिए चलो पहले पैसों का जुगाड़ करते हैं। और वो एक मैजिक स्टोन सेलिंग शॉप पर पहुंच जाता है और वहां टेबल पर 3 मैजिक स्टोन रखकर कहता है कि ये 3 मैजिक स्टोन लेवल 20 मॉन्स्टर के हैं। तो वहां मौजूद गंजा दुकानदार कहता है, ओह तुम्हारा जैसा कमजोर दिखने वाला इंसान जिसके पास मुझे कोई हथियार भी नहीं दिख रहा है, क्या ये सच में तुमने मारे हैं? तो क्रोम ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने ही मारे हैं। और मन में सोचता है, ये वो कुछ स्टोन्स हैं जो गारगोयल को मारकर मैंने उठा लिए थे। ये शायद टाउन में कुछ देर रहने के लिए मेरे लिए काफी होंगे। और वो गंजा दुकानदार कुछ पैसे गिराते हुए कहता है, इन सब चीजों के 500 गोल हुए। तो क्रोम शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें गिनती नहीं आती या कुछ और ही बात है? अगर मैं इनको कैपिटल में बेचता तो कम से कम इसके 10 गुना कीमत मुझे मिल जाती। तो गंजा कहता है, हाँ अगर तुम इसे कैपिटल में बेचते तो तुम्हें मिल जाती। तो क्रोम पूछता है, तो फिर तुम मुझे क्यों पैसे नहीं दे रहे हो? तो गंजा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, ये ओल्ड फील्ड है। ये ह्यूमन सोसाइटी से अलग ही एक टाउन है और वैसे भी ये मैजिक स्टोन तुमने चुराए ही है। तो क्रोम कहता है, नहीं ये मैंने मॉन्स्टर्स को मार कर हथियाए हैं। तो गंजा कहता है, और हम यहाँ ना तो तुम्हारे गिल्ड के बारे में पूछ रहे हैं और ना ही तुम्हारे एडवेंचरर प्लेट को चेक कर रहे हैं और ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी निकाल रहे हैं और ना मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये मैजिक स्टोन कहाँ से और कैसे हथियाए हैं। और मैं तुम्हें इस चीज के लिए भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जो तुमने कपड़े पहने हैं उन पर मुझे ह्यूमन ब्लड दिख रहा है और वैसे तुम इन मैजिक स्टोन्स को बेचने के लिए और कहीं भी ले जा सकते हो, पर तुम्हें सिटी से बाहर जाते समय अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ मैजिक स्टोन्स के साथ आदमी का गायब होना आम बात है। तो क्रोम वो 500 गोल लेकर वहां से निकलने लगता है और सोचता है, ये तो सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा कम मिले हैं। ये तो मेरे 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। उसने मुझे ठगा है क्योंकि उसने मुझे देखकर सोचा होगा कि मैं इस टाउन का नहीं हूँ और वैसे भी मुझे इस टाउन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैं उससे ज्यादा नेगोशिएशन भी करता तो इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी क्रोम के पीछे एक आदमी आता है और वो कहता है, बच्चे मैंने तुझे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो क्रोम पीछे घूमते हुए कहता है, क्या आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो आदमी कहता है, मैं जैफ हूँ और मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ओल्डफील्ड गिल्ड का जाना माना आदमी हूँ और तुम मुझे एक आउटसाइडर लग रहे हो। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई भी लूट सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बता दूं। तो क्रोम कहता है, क्या रूल्स? यहाँ के रूल्स भी हैं? और मन में सोचता है, इसे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये कोई अच्छा आदमी है। पर तभी जैफ क्रोम को पकड़कर दीवार के सहारे लगा देता है। तो क्रोम भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तो जैफ सीरियस लुक देते हुए कहता है, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दे। अगर तेरे पास ये पैसे रहेंगे तो तुझे यहाँ कोई भी लूट सकता है, इसलिए ये तू मुझे दे देगा तो मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। सोचता है, तो ये आदमी मुझे लूटना चाहता है, आखिरकार इस दुनिया में क्या हो रहा है? और जैफ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ। तो जैफ मुस्कुराते हुए कहता है, हे तू मेरी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे? पर क्रोम उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे झटक देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? ये तो दिखने में एक छोटा बच्चा लग रहा है। और वही पास में खड़ा आदमी कहता है,
देखो देखो, जेफ को एक छोटे से बच्चे ने गिरा दिया। तो पास में खड़ी लड़की कहती है, हो सकता है कि वो वैसे ही गिर गया हो। और फिर क्रोम जेफ को कहता है, चलो मैं गैस करता हूँ, तुम्हारा लेवल कम से कम 20 लेवल पे तो है। और जेफ गुस्से में आकर अपनी तलवार बाहर निकालने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगता है कि तेरा जैसा बच्चा मुझसे लड़ेगा? और क्रोम ये देखकर घबराते हुए सोचता है, क्या ये आदमी सच में सीरियस है? ये यहाँ दिन दहाड़े मेरा मर्डर करने के लिए तलवार बाहर निकाल रहा है। और हम देखते हैं कि वो दो लोग जो पास में खड़े होते हैं वो जेफ को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ जेफ, इतना ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो जेफ कहता है, छोड़ दो मुझे उसको मर्डर करना है क्योंकि उसने मेरा मजाक उड़ाया है। मैं जेफ हूँ और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं जो मेरा मजाक उड़ा पाए। और तभी क्रोम भागते हुए कहता है, यही मेरा चांस है। और एक ही लात में जेफ की तलवार को उसके हाथ से छुड़ा देता है और कहता है, ये लगा अटैक सीधा टारगेट पर। और जेफ अपनी तलवार को जमीन पर गिरे हुए देखकर कहता है, ये सच में बहुत ही पागल लड़का है, आज तो मैं इसे खत्म ही कर दूंगा। लेकिन क्रोम तुरंत वहां से भागने लगता है और कहता है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अटैक करो और भाग लो। तो पीछे से जेफ कह रहा होता है, तू स्कैम कहीं के, अगली बार जब तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और थोड़ी दूर जाकर क्रोम सोचता है, मैं वैसे तो उसको हरा सकता था, लेकिन फिर मुझे वहां और लोगों से भी लड़ाई करनी पड़ सकती थी। मैं तो बस अभी इस शहर में आया हूँ और मुझे अभी लूटने की कोशिश भी कर ली गई। ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं चल रहा है। और फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ क्रोम अपनी सेफ शिफ्टर फॉर्म में एक बेड पर बैठा होता है और सोच रहा होता है, यहाँ तो मैं बहुत ज्यादा थक रहा हूँ, इतना तो मैं डंजन में अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के बाद भी नहीं थकता। और मैंने यहाँ एक ब्लेड और एक रोब खरीद लिया है, रोब से मैं अपना चेहरा ढक सकता हूँ। और मैंने यहाँ रहने के लिए एक कमरा भी किराए पर ले लिया है, पर अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक चाकू 240 गोल का ले लेता है और एक पुराना कपड़ा जिसकी कीमत 60 गोल होती है और उस कमरे का किराया 110 गोल होता है। तो क्रोम सोचता है, मैं यहाँ अपने पैसे बचाने के लिए शेड रूम भी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने माना को रिकवर करने के लिए अपनी मास्कुरेड स्किल को अंडू करना पड़ता है। वैसे मुझे यहाँ ह्यूमन सोसाइटी में ज्यादा समय के लिए नहीं रहना है, इसलिए मुझे ज्यादा सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ताकि मैं कोई नया डंजन ढूंढ पाऊँ और वहां जाकर अपना लेवल अप कर पाऊँ। इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, इससे पहले कि किसी को मेरे बारे में पता चले। और फिर हमें दिन के समय किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान खड़ा होता है और वो कहता है, ये तो बहुत ज्यादा पैसे है सैली, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है और सारे पैसे यहीं देना चाहती हो। तो सैली एक बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, फादर आप ज्यादा मेरे बारे में चिंता मत करो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस सिटी का पूरा ख्याल रखूंगी और मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके उतने ज्यादा अनाथों की मदद कर पाऊं। और हमें पता चलता है कि सैली एक चर्च में होती है जहाँ प्रीस्ट कह रहा होता है, ये मनी सच में बहुत ही बड़ी हेल्प है, पर ये पैसे तुमने कमाए हैं इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा हिस्सा तो रखना ही चाहिए ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको। और तुम्हें चर्च के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ के बारे में भूल जाना चाहिए ताकि तुम अपनी जिंदगी और अच्छी तरीके से जी पाओ। तो सैली कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकती। आखिरकार मैं इस बात को कैसे भूल सकती हूँ कि डंजन डिजास्टर के बाद जब मेरे माता पिता नहीं रहे तब मुझे चर्च ने ही पाला था और मुझे यहाँ पर बहुत सारे छोटे भाई और बहन मिले हैं जिनका मुझे हमेशा ख्याल रखना है। तभी एक छोटा बच्चा सैली से पूछता है, सैली क्या तुम कैपिटल में सच में बहुत फेमस एडवेंचरर हो? तो सैली कहती है, हाँ ये सही बात है, मैं बहुत फेमस हूँ। तो वो बच्चा कहता है, तो फिर तुम डिजास्टर का होल भी बंद कर सकती हो। सैली ये सुनकर थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है, हाँ ये एक दिन मैं जरूर कर दूंगी, इसका कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मुझे मिलेगा ही। और फिर सैली चर्च से निकलते हुए कहती है, मैं वापस आऊंगी, तुम्हें अपना ध्यान रखना है। तो प्रीस्ट कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना सैली चैन।
मुझे पता है कि तुम्हें ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक एडवेंचरर की जिंदगी सच में बहुत खतरनाक होती है। इसलिए अपना ध्यान रखना और जितना हो सके उतना सेफ रहने की कोशिश करना। और फिर हमें क्रोम को दिखाया जाता है जो बाहर कहीं गलियों में घूम रहा होता है और सोचता है यहाँ के लोग कितने अनफ्रेंडली हैं। मुझे तो यहाँ कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ जिसे देखो वो मुझे लूटना ही चाहता है बस। क्या मुझे मैजिक स्टोन्स को लेकर कैपिटल में बेचने जाना चाहिए ताकि मुझे अच्छे पैसे मिल पाए? पर मैं वहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और मैं दिखने में भी बहुत सस्पिशियस दिखता हूँ, तो गार्ड मुझे इमीडिएटली रोक देंगे। मेरे लिए तो बस एक यही सिटी है जहाँ मैं बाहर दिन की रोशनी में भी घूम सकता हूँ, और अगर मैं वहाँ गया तो मुझे हो सकता है कि मेरे पुराने साथी मिल जाएं और ये मेरे लिए बहुत बड़े रिस्क की बात हो सकती है। इसीलिए ओडफील्ड सच में बहुत ही अच्छी और सेफ चॉइस है। और वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके सामने सैली खड़ी होती है जो उसे देख लेती है, और क्रोम को ऐसे अचानक देखकर सैली का मुंह खुला का खुला रह जाता है और क्रोम भी उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज सा दिख रहा होता है। तो सैली जल्दी से हंसते हुए और क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है, तुम तो वही हो जिसने हमारी जिंदगी को बचाया था। और क्रोम सैली को देखकर और ये सुनकर सोचता है, आखिरकार मैं यहाँ कहाँ फंस गया, ये लड़की भी मुझे यही मिलनी थी। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।